बजट क्या होता है और इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होता है। बजट 2024 में क्या आपको मिला और क्या आपसे छिन गया, इसी को पोस्टमार्टम करने के लिए हम पहुंच चुके हैं। बजट को जानने से पहले आप देखिए जहां पर हम हैं कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा है। हम अपने गांव से बाहर आ चुके हैं और मेरे पीछे में आप देख सकते हैं कितने हरे भरे पेड़ हैं जो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। खैर गांव की खूबसूरती का तो कहना ही क्या। अब हम बजट को आसान भाषा में और एक छोटी सी वीडियो में बिना किसी एडिटिंग के समझने का प्रयास करेंगे। इस पूरे बजट को हम पेज पर लिख लिए हैं ताकि कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए और मेन पॉइंट को हम कवर किए हैं जो हम लोगों के लिए ज़रूरी है, जो हम लोग को जानना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बजट क्या होता है। तो जिस प्रकार से हम अपने घर में एक लेखा जोखा तैयार करते हैं कि जब पैसा आएगा तो कहाँ कहाँ उसको खर्च करेंगे, कितना शिक्षा पर खर्च करेंगे, कितना स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे, कितना घर को और अच्छा बनाने में खर्च करेंगे। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक देश का लेखा जोखा होता है कि सरकार के पास जब पैसा आएगी तो सरकार उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करेगी। उसी को आम भाषा में हम लोग बजट कहते हैं। बजट को दरअसल फरवरी माह में पेश किया जाता है। तो कहिएगा कि अभी तो जुलाई चल रहा है, तो जुलाई में क्यों पेश किया गया। तो जिस वर्ष देश में आम चुनाव होता है उस वर्ष बजट आगे हो जाता है और इस वर्ष भी हमारे देश में लोकसभा का चुनाव था, जिसकी वजह से बजट को आगे पेश किया गया। फरवरी माह में जो बजट पेश किया गया था वो आधा अधूरा बजट था और अभी जो बजट पेश किया गया वो पूरा बजट है। बजट में हम आगे जानेंगे कि सरकार पैसा खर्च कहाँ करती है, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि सरकार पैसे कमाती कहाँ से है। हम तो कोई काम करते हैं, बिजनेस करके पैसा को कमा लेते हैं, लेकिन सरकार ऐसा कौन सा काम करती है जिससे पैसा कमाती है। तो सरकार टैक्स से पैसा कमाती है। डायरेक्ट टैक्स में वो सरकार सीधे जैसे टैक्स लेती है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉरपोरेशन टैक्स हो गया, कैपिटल टैक्स हो गया इत्यादि। इस सब से क्या करती है सरकार, सीधे टैक्स वसूल करती है। अब होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग चुकाते हैं। जैसे कहिए कि हम तो कभी टैक्स देते नहीं हैं, तो हम लोग भैया टैक्स देते हैं। अगर एक छोटी सी माचिस का डिब्बी भी हम खरीदते हैं ना, तो उस पर लिखा होता है कितना टैक्स हम देते हैं। तो इस तरह से हम लोग कोई भी बिस्किट का पैकेट खरीदें, माचिस का एक डिब्बी खरीदें, सुई खरीदें, कुछ भी हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। उसके बाद नॉन रेवेन्यू टैक्स होता है, जिसमें पोस्टल स्टैम्प, बॉन्ड पेपर वगैरह बेच करके सरकार पैसा कमाती है। कुछ सरकारी कंपनियां को निजी हाथों में देकर भी सरकार पैसा कमाती है। तो सरकार अलग अलग स्रोतों से पैसा को कमाती है, एकत्र करती है। अब हम जानेंगे सरकार पैसा को खर्च कहाँ कहाँ करती है। तो सरकार शिक्षा पर खर्च करती है, स्वास्थ्य पर खर्च करती है, ग्रामीण विकास पर खर्च करती है, रक्षा वगैरह जैसे सेना वगैरह के लिए हथियार वगैरह सेना पर खर्च करती है, रोड बनाने में, रेलवे बनाने में, एयरपोर्ट बनाने में, ऊर्जा पावर सेक्टर में या फिर सब्सिडी देने में सरकार पैसे को खर्च करती है। अब हम बात करते हैं इस बजट में हमें क्या क्या मिलने वाला है या क्या हमसे छिन गया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि यह बजट गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का बजट है। इस बजट में दरअसल 2 लाख करोड़ जारी किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य नौकरी और स्किलिंग पर विशेष जोर देना। इससे 4 करोड़ युवा को नौकरी प्राप्त होगा। इस बजट में सरकार 1 करोड़ युवा को टॉप 500 कंपनी में इंटर्नशिप का मौका देगी। इंटर्नशिप वो होता है जो नौकरी वगैरह करने से पहले, काम करने से पहले एक्सपीरियंस को प्राप्त किया जाता है। इस इंटर्नशिप में सैलरी नहीं मिलता है, इसमें स्टाइपेंड मिलता है और इस इंटर्नशिप में सरकार 5,000 रुपये प्रति महीने देगी और 1 माह में 6,000 रुपये देगी। पहली बार नौकरी पाने वाले को सरकार 3 महीने तक 15-15 हज़ार रुपये देगी और ये उनको मिलेगा जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगा। और वैसी जगहों पर काम करने पर पैसा मिलेगा जहां उनको पीएफ कटता है। अभी तक पीएफ में होता था कि मान लेते हैं कि कंपनी अगर आपसे 3,000 रुपया काटी तो कंपनी को भी 3,000 रुपये देना होता था। इस तरह से 6,000 रुपया पर आपका अधिकार होता था। लेकिन अब सरकार 2 साल तक 3,500 रुपये उनको पीएफ के तौर पर जमा करेगी। इस बजट में जो जॉब क्रिएटर हैं, जो नौकरी मुहैया कराते हैं, उन पर विशेष फोकस किया गया है। इस बजट में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एंजल टैक्स को ख़त्म कर दिया गया है। एंजल टैक्स वो टैक्स होता था, जैसे आप कोई स्टार्टअप करते हैं उससे प्रॉफिट होता था तो पहले प्रॉफिट पर टैक्स देना होता था, लेकिन अब वो टैक्स देना नहीं होगा। मुद्रा लोन को भी 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है।
यह बजट जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए सही नहीं है। पहले शेयर मार्केट में प्रॉफिट होने पर उनको टैक्स देना होता था, लेकिन अब उनको लॉस होने पर भी टैक्स देना होगा। अब प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में भी टैक्स देना होगा। पहले होता था क्या कि जैसे आप कोई ज़मीन खरीदें, कोई फ्लैट खरीदें, कोई मकान खरीदें और कुछ साल बाद उसको आप बेचते थे, तो इस पर आपको जो प्रॉफिट होता था उस प्रॉफिट पर टैक्स देना नहीं होता था, लेकिन अब उस प्रॉफिट पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप इस बजट 2024 को पढ़िएगा तो आपको एक चीज़ मोटा मोटी पता चलेगा, इसमें ज़्यादा कोई टैक्स चुकाने में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया है। अब जानते हैं बिहार के लिए क्या खास है। तो बिहार के लिए 26,000 करोड़ सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि यहाँ सड़कों के स्ट्रक्चर को सही किया जा सके, और नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारा धरोहर है उसको एक वर्ल्ड टूरिस्ट बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस पर जोर दिया गया है जो काफ़ी ही अच्छा है। इसमें आपको सस्ता क्या होगा, सोना, फ़ोन वगैरह ये सब तो सस्ता कुछ होंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो बजट 2024 है अच्छा है। अगर आप छोटे समय के लिए देखेंगे तो ये अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको देखते हैं तो काफ़ी अच्छा है। कोई भी जो चीज़ होता है कुछ को पसंद आ सकता है तो किसी को पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन कुल मिलाकर कर बजट 2024 को देखा जाए तो अच्छा है। यहाँ पे स्टार्टअप को विशेष बढ़ावा दिया गया है। इसे आने वाले समय में जॉब जो है कि बेरोजगार लोगों को स्टार्टअप करने का काफ़ी अच्छा इसमें मौका दिया गया है। तो कुल मिलाकर के बजट 2024 काफ़ी अच्छा है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।